अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ शिफा यूसुफज़ई। आज से 2 दिन बाद नाजरीन 14 अगस्त है और 14 अगस्त वो दिन है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इसका तमाम तर क्रेडिट अगर हम अपने आबाओ अजदाद को देंगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर उन्होंने हमें एक आज़ाद मुमलिकत से नवाजा, जहाँ पर अल्लाह ताला ने हम पर यह मेहरबानी करम किया कि हमें एक आज़ाद मुमलिकत से नवाजा, वहीं पर हम पर एक भारी जिम्मेदारी भी आयद की है। वो जिम्मेदारी है पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की, पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान में रहने वाले अवाम की खुशहाली की। और इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। ये नशिस्त बड़ी अहम है और इसलिए भी अहम है कि जिस शख्सियत के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं, इनको आपने टीवी पर बहुत कम देखा होगा, बहुत कम इंटरव्यूज़ ये देते हैं और ये कंट्रोवर्सीज़ अवॉइड करते हैं बिकॉज़ इनका ओहदा ऐसा है कि ये उस ओहदे में रहते हुए उसके हुदूद से तजावुज़ नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी जो आज की इनसे नशिस्त है, इसमें जो लुब्बे लुबाब होगा वो आपको पार्लिमान की वर्किंग के हवाले से मिलेगा। पार्लिमान ने पिछले 77 सालों में 75-77 सालों में क्या अचीव किया, आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया, पार्लिमानी डेमोक्रेसी ने कितना पाकिस्तान की तरक्की में डिलीवर किया और इसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस हवाले से बात होगी। सरदार अयाज सादिक साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर है नेशनल असेंबली के, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया टू हैव यू ऑन द शो, स्पेशली आपने टाइम निकाला, मसरूफियत आप लोगों की बहुत है, वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। हम डायरेक्टली आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की मौजूदा जो इस वक्त पार्लियामान का हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है अभी ये पार्लियामान नई है, 5 माह से थोड़ा सा ज़ायद अरसा गुजरा है कि ये पार्लियामान और ये पार्लियामानी लीडरान जो हैं वो आकर ऐवान में बैठे हैं। आपको क्या लगता है इन 5.5 महीनों के अरसे में पाकिस्तान की पार्लियामान ने किस तरह से क्या चीज़ें अचीव की हैं, किस तरह से आप उसकी कारकर्दगी को रेट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं आप जानती हैं कि बहुत कम टेलीविज़न पे आता हूँ और इसलिए भी कम आता हूँ, ख़ास तौर से जब मैं इस ओहदे पे होता हूँ, कि इसलिए मुझे बहुत सोच समझ के जवाब देने पड़ते हैं और मैं ज़्यादातर जवाब नहीं देना चाहता जो पॉलिटिकल नेचर के ज़्यादा होते हैं, और मुझे एक बैलेंस भी रखने की ज़रूरत है, हाउस में भी और यहाँ भी। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ कि मुंह से कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए जिसमें, बट इस इंटरव्यू के बाद शायद मुझे कोई दिक्कत होगी जो कि वक्त बताएगा। जी, 5 माह का अरसा गुजर गया। मैंने एज स्पीकर नेशनल असेंबली 1 मार्च को हल्फ उठाया था और हल्फ उठाने के बाद गहमा रही और काफ़ी इनटॉलरेंस हाउस में देखी गई और लेजिस्लेशन भी हुई है, रेजोल्यूशंस भी आई हैं। फ़लस्तीन के ऊपर जॉइंट रेजोल्यूशन आई, बट अनफॉर्चुनेटली 1-2 मेंबर्स ने ना भी कर दी उसमें। मुझे नहीं समझ आई क्यों। ये जो अभी हमारे ये जो नदीम साहब हैं जिन्होंने किया, ये यूनानिमस रेजोल्यूशन आई, उसके बाद लेजिस्लेशन भी हमारी अरशद नदीम के ऊपर। हमारे लिए जो बाइस फ़ख्र हैं अरशद नदीम साहब का जो गोल्ड मेडल जीता और जिस मेहनत से उस नौजवान ने मुल्क के नौजवानों को रास्ता दिखाया है कि आप अचीव कर सकते हैं, तो वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों में आउटस्टैंड कर रहा है और 25 करोड़ को रिप्रेजेंट करते हुए उसने पूरी दुनिया में आउटस्टैंड किया। ये कितनी बड़ी बात है, हिस्टोरिक। कि उनसे अरशद नदीम साहब से ज़्यादा दुनिया में बेहतर ये पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। ये इंडिविजुअल जहाँ टीम वर्क होता है वो भी एक बड़ा क्रेडिट होता है, कि जहाँ हॉकी हो गई या बाकी स्पोर्ट्स हो गई, स्क्वॉश भी इंडिविजुअल था, बट इसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। तो एक तो ये मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। दूसरा 14 अगस्त है परसों, इंशाल्लाह हमारे लिए फ़ख्र का दिन है और ये ऐसा दिन है कि जो हमारे बचपन से दिलों की धड़कनों के साथ साथ ये दिन धड़कता है। और जब भी ये 14 अगस्त आता है तो जिस तरह ईद का समा होता है हमारे घर में भी, वहाँ भी मेरे वालिदैन भी लोगों को खाने पे बुलाया करते थे 14 अगस्त पे। और जब से मैं अपने घर में शिफ्ट हुआ हूँ तो हमारी यही कोशिश होती है। अच्छा, बाकायदा रिचुअल है ये? कि रिचुअल है कि छुट्टी का दिन होता है तो हम दोस्तों को, अजीज़ व अक़ारब को घर बुला के खाना खिलाएं, ओपन हाउस करें, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो ये रहा जब हम अपने शहर में, लाहौर में होते हैं। और ये दिन ऐसा दिन है कि अगर ये ना होता तो हम शायद ग़ुलामी में होते। ये दिन वो दिन है जो कुर्बानियाँ
पाकिस्तान के आबा व अजदाद ने दी, उस कुर्बानियों की वजह से हमें ये इतना खूबसूरत तोहफ़ा मिला है जिसका नेमुल बदल नहीं। हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो 5 दिन के बाद अपना मुल्क याद आता है, और हम नाशुक्रे भी बहुत हैं कि हम अपने मुल्क को अच्छा नहीं समझते। मैं वसूख से कहता हूँ, पाकिस्तान से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई मुल्क नहीं। पाकिस्तानियों से ज़्यादा अच्छे लोग दुनिया में कहीं नहीं है। हर तरह के लोग होते हैं बिल्कुल, और इनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस धरती को अल्लाह ताला ने पहाड़ दिए हैं, बर्फ़ दी है, दरिया दिए है, समंदर दिया है, रेगिस्तान दिया है। इस धरती को में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें अगर कमी है तो शायद बर्दाश्त की कमी है। अगर कमी है तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त भी करना चाहिए और हमें मेहनत और करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के लिए तो आई वुड यूज़ द वर्ड स्काई इज़ द लिमिट, और इंशाल्लाह होगा भी ये, और हम अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को तरक्की करना। ये मेरा ईमान है और मेरा यकीन है। तो ये तोहफ़ा जो है, हमें इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। हम हर चीज़ में बुराई ढूंढी जा सकती है, हम पाकिस्तान में अच्छाइयाँ ढूंढें। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तान आके देखें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत। बाहर से बुरी चीज़ों को पॉइंट आउट करना बहुत आसान है, मगर अच्छी चीज़ें जो हैं वो बेशुमार हैं। क्या ये दुनिया के यूरोप, अमेरिका वगैरह में क्या ये सिस्टम है कि जब खुदा न खास्ता कोई घर में बीमार होता है तो सारे ख़ानदान, दोस्त, रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं। कोई खुदा न खास्ता फौतगी हो जाए तो किस तरह एक यूनिट बन जाता है, और वो कितने दिन सपोर्ट सिस्टम होता है उनका, और किस तरह वो बुरे वक्त में साथ आके खड़े होते हैं। ये हमारे मुल्क में हो सकता है, ये बाहर के मुल्कों में ये सपोर्ट और ये चीज़ें नहीं मिलती। तो बाहर वालों को भी ये कहूँगा जो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी हैं मुल्क से बाहर, कि पाकिस्तान को अच्छा कहें, पाकिस्तान की अच्छाइयाँ देखें। पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ देखने के बजाय अच्छाइयाँ हज़ारों और लाखों में हैं, और पिन पॉइंट करने के बजाय इनकरेज करें पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तान में रहने वालों को भी ये कहूँगा कि जब बाहर जाते हैं तब एहसास होता है कि क्या है पाकिस्तान। अपना घर याद आता है, अपना घर याद आता है, बिल्कुल। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जिनके साथ इंसान बड़ा हुआ होता है, बड़ा होता है, वो भी याद आते हैं। तो ये जो एक हमारा फैमिली सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड सपोर्ट सिस्टम है, ये बाकी यूरोप, अमेरिका जैसे मुल्क इससे महरूम है। बिल्कुल। सो दिस इज़ द थर्ड टाइम कि आप स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली बने हैं। सो कितना आसान या कितना मुश्किल है बिजनेस ऑफ द हाउस चलाना इस सीट से? मेरा ख्याल है कि जिसको बीमार करना हो इन हालात में, उनको स्पीकर बना देना चाहिए। मुझे कभी ब्लड प्रेशर नहीं था, मेरा अब कई दफ़ा ब्लड प्रेशर शूट करता है। मैं वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ ताकि कंट्रोल में रहे। देखें, अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम मिल जाए तो अपोजिशन नाराज़, अगर अपोजिशन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए तो गवर्नमेंट नाराज़। अब जब 300 प्लस कोई तकरीबन हम 336 हैं, अभी जो 22-23 नहीं है, तो कुछ 325 मेंबरान में जब ऊपर स्पीकर बैठा होता है तो वो देख रहा होता है कि किसने हाथ उठाया किसने। अब जब 50 हाथ उठे होंगे किसी चीज़ पे बात करने पे, तो एक ही सिलेक्ट हो सकेगा, एक कोई किया कहा जा सकता है। तो स्पीकर का वो डिसीजन होना है। अब अगर वो स्पीकर एक को देगा तो बाकी कहते हैं जी हम बैक बेंचर हैं। अगर बैक बेंचर को देते हैं तो आगे कहते हैं जी हम सीनियर हैं, हम पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, हमें क्यों नहीं दिया। नाराजगियां। इट्स अ नो विन सिचुएशन फॉर द स्पीकर। स्पीकर को कोई अच्छा नहीं समझा जाता उसकी कारकर्दगी में, और हमेशा क्वेश्चन होता है। सही है। और मैंने इसीलिए सारा रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, और जब कोई आएगा तो मैं रिकॉर्ड सामने रखूँगा। इस सेशन में आप इतना बोले थे, दूसरे इतना बोले थे। तो मैंने इसमें जो हमने तरीका डिवाइस किया वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इशू अगर आता है तो इंस्टेड के सारे खड़े हो जाएं, तो जो विप्स होते हैं जी, हर जमात का एक विप होता है। मैं विप से कहता हूँ आप मुझे लिस्ट दे दें कि आपके किस किस मेंबर ने बोलना है, तो फिर कोशिश होती कि एक मेंबर गवर्नमेंट का बोले। होना चाहिए कि जो स्ट्रेंथ होती है, अगर 200 गवर्नमेंट के पास है और 100 ऑपोजिशन के पास है तो 2 दफ़ा गवर्नमेंट बोले, 1 दफ़ा ऑपोजिशन।
बट कोशिश ये होती कि एक दफ़ा गवर्नमेंट बोले, एक दफ़ा ऑपोजिशन बोले, फिर एक दफ़ा गवर्नमेंट शुरू में जब सही, सीनियर alternate। लीडर्स बोल जाएं तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट को ज़्यादा देना पड़ जाता है। बट थैंकलेस जॉब है। नीचे वाले जो बैठे होते हैं वो नाखुश होते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेना पड़ता है। पीटीआई फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, उस दिन हमारी बजट पास हो रहा था और बजट पास होने के बाद सारा हमारा सिस्टम हो गया, तो हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो तशरीफ़ लाए। तो मैंने उन्होंने कहा कि मौलाना साहब बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी अब तो वो बात करने वाला, तकरीर करने वाला वक्त तो जो था वो डेडिकेटेड टाइम था कि इतने दिन इतने घंटे तकरीरें होंगे, अब तो वो भी दिन ख़त्म हुए, 2 या 3 दिन हो गए। तो मैंने कहा वो प्लीज़ उनसे कहें ये वोटिंग में, जब वोटिंग की बात आएगी किसी चीज़ पे डिसेंट होता है या तो उस वक्त बात कर लें। वो मौलाना साहब खड़े हो गए आउट ऑफ कर्टसी बीइंग अ वेरी सीनियर। मैंने उनको फ्लोर अभी मैंने कहा कि नहीं अभी फ्लोर नहीं दिया, तो वो कहने लगा मैं टोकन वॉकआउट कर रहा हूँ। अब एहतरामन मैंने उनको दिया, दैट वाज अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द सिस्टम। हमने सिस्टम से चलाना, बगैर सिस्टम के तो कोई चीज़ भी नहीं चल सकती। मैंने उनको फ्लोर दिया ताकि वो बैठ जाएं। एक और इंसिडेंस हुआ अब हमारा एक ये बिल आया था, उस बिल में गवर्नमेंट का प्राइवेट मेंबर का बिल था। उस बिल में बोल कौन सकता है? जो मूवर हो वो बोल सकता है, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर बोल सकता है, या लॉ का जिसने उसके ऊपर उसकी क्लैरिफिकेशन डिटेल देनी है कि वो अपोज कर रहे हैं या नहीं, और जिन्होंने अमेंडमेंट डाली है वो बोल सकता है। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे देना शुरू कर दूं तो फिर तो एक बिल तो कई कई दिन चलता रहे। ऐसा ही है। तो कानून हमारा ये कहता है कि बात करेगा मूवर, क्लैरिफिकेशन देगा कि उसको अपोज करना है या वो मिनिस्टर, और जिन्होंने अमेंडमेंट्स डाली हैं या जो उसको अपोज करते हैं, जो अपोज कहते हैं कि हम अपोज करेंगे। अब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब खड़े हो गए वो मेरे पास आए कि मैंने बात करनी। मैंने कहा जी मैं बिल के बाद आपको इंशाल्लाह बात करने दूंगा, बिकॉज ना आप मूवर हैं, ना आप वजीर हैं जो इसको अपोज करेंगे या कहेंगे यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, या आपने कोई अमेंडमेंट डाली, और ना आपने किसी स्टेज पे इसको अपोज किया। जब मैंने कहा था कि कोई मेंबर अगर अपोज करना चाहे तो आपने वो भी नहीं किया। तो वो बहरहाल मैंने बिल पास कर लिया। उसके बाद मैंने कहा जी अब आप बात करना चाहेंगे? कहते हैं अब तो बिल पास हो गया। सो अगर मैं उनको दे दूंगा तो फिर मैं बाकियों को किस तरह रोकूंगा? रूल्स की वायलेशन नहीं हो सकती। तो इतने सीनियर पार्लियामेंट हैं, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं जहां आई हैव टू टेक अ डिसीजन। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जो भी स्पीकर होता है उसके लिए ये डिसीजन बहुत मुश्किल होता है कि किसको देना है, किस वक्त देना है, कौन सी बात पे देना है, अदर देन एजेंडा है, रोकना है। बिल्कुल सही है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम जुडिशरी के जजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं, आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ नहीं कर, वो हम रोकते हैं। हम एक दफ़ा करते हैं, दूसरी दफ़ा फिर माइक बंद कर देते हैं। लेकिन मैं वो लैंग्वेज और जो कॉन्डक्ट है उसके हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी, वो कितना मुश्किल है किसी को रोकना? पीटीआई एमएनएस की अगर हम बात करें, जमशेद दस्ती साहब की कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जो कि ठीक नहीं थे। फिर उसके अलावा तारिक बशीर चीमा साहब नून लीग के जो एमएनए हैं, उनके रिमार्क्स जरताज गुल के हवाले से उस पर आपको एक्शन लेना पड़ गया। फिर मस्ती खेल साहब को आपको बजट सेशन में ही आने से रोकना पड़ गया। तो ये कितना मुश्किल है इस तरह की चीज़ों को रोकना? जो है ना, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर हम ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे। बट इट इज़ नॉट ओनली ख़वातीन, इट इज़ एनी मेंबर जी। और मैंने इनसे ये इस दफ़ा इनको लास्ट जब ये एपिसोड हुआ उसके बाद मैंने कहा है अगर कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो वो पूरा सेशन, चाहे वो 10 दिन रह गए हों, चाहे वो 1 आउट ऑफ दिन क्लास, रह गए, पूरे सेशन के लिए हम उसको सस्पेंड करेंगे। और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस पर आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो सब कह रहे थे कि जी हम करेंगे, बिकॉज मेजॉरिटी ये नहीं चाहती। मगर वो होता है कि एक अगर सख्त तकरीर हुई ना तो उसकी कंपटीशन में दूसरी उससे सख्त करना चाहते हैं और फिर ऐसी बात कोई निकल जाती, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और इसमें मुझे सपोर्ट सारे मेंबरान की है। अच्छा, सपोर्ट कर रहे हैं और जाहिर है आपकी तरफ से भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी है, लेकिन फिर ये होता क्यों है बार बार? माइंडसेट आपको लगता है ऐसा है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, या आदतन, या हम उसको बहुत बड़ी चीज़ समझते नहीं है कि चलो भाई कह दिया तो कह दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों होता क्यों है ये आपके ख्याल में? मैं बड़ा सोच के इसका जवाब देना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ लीडरशिप्स कहती हैं कि आपने क्यों नहीं
जवाब दिया। ऐसे किया। कुछ लीडरशिप आ कहती हैं आपने क्यों नहीं डिसरप्ट किया। कुछ लीडरशिप्स कहती हैं कि आपको तो आप तो बहुत सॉफ्ट हैं या आप मिल गए हैं। सो उनकी वजह से टू प्लीज़ देयर लीडरशिप्स ये जो चीज़ें होती हैं, अब कौन सी पार्टी ये मैं नहीं कहूँगा, सही, मगर उसकी वजह से हो जाता। दूसरा फिर एक सख्त बात करता है, दूसरा कहता है नहीं मैंने इससे ज़्यादा सबकत लेनी है, वो उससे ज़्यादा सख्त बात करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसमें जब आप अपनी नेचुरल टोन में या नेचुरल उसमें ना बात कर रहे हो तो कोई ना कोई चीज़ निकल जाती है एंड देन यू मेक मिस्टेक्स। तो ये मैं तो सब ऑनरेबल मेंबर्स हैं मेरे लिए, तो सभी मैं सबको रोकता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी सुनी, कुछ मैंने इग्नोर की जो बिल्कुल मेरे माइक के करीब आ गई। मैंने कुछ सस्पेंशन भी की उन्हीं के ऊपर बेस करके, और मैं समझाता भी हूँ, मगर कुछ मेंबरान हैं जो कि बस बहुत ही जज्बात की लौ में बह के फिर जज्बात के अलावा भी मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो आगे से They can do better. जी हाँ, दे कैन डू मच बेटर। अच्छा, अब आपने चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया तो मुझे उनकी एक स्टेटमेंट इसी पार्लियामेंट के हवाले से याद आई। उन्होंने कहा ये जाली पार्लियामेंट है, और बाकी भी इल्ज़ाम लगाते हैं फॉर्म 47 वाली पार्लियामेंट है। ऐसी पार्लियामेंट का स्पीकर होना ये कितना चैलेंजिंग है जिसकी लेजिटिमेसी को अपने ही लोग और इतने सीनियर लीडरान फिर क्वेश्चन कर रहे हों? अगर देखिए 2013 में भी ये हुआ था, 14 में जब वो ऑर्केस्ट्रेटेड धरने हुए थे तब वो कहते थे जाली पार्लियामेंट है, तो फिर क्यों पार्लियामेंट में आते थे, क्यों वो आके वापस बैठे? अभी भी जो जाली पार्लियामेंट कहता है वो ये तो फैसला कर रहे हैं, अगर जाली है तो फिर खुद क्यों बैठ रहे हैं? उन्होंने ओथ क्यों लिया? वो नहीं लेना चाहिए था ना अगर जाली है। तो ये चीज़ें उनको खुद सबको असेस करनी पड़ेगी। जिसने भी जो भी स्टेटमेंट देता है कि ये जाली पार्लियामेंट है तो फिर आपने क्यों ओथ लिया? ये एक क्वेश्चन है जो कि मैं उनसे करना चाहता हूँ कि जाली भी कहते हैं, फिर ओथ भी लेते हैं, फिर बैठते भी वहाँ, कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं, रेजोल्यूशन भी लाते हैं, बिल भी मूव करते हैं, वोटिंग भी करते हैं, अगेंस्ट भी करते हैं, फॉर भी करते हैं। ऐसे ही। लेकिन अगर हम मीडिया की बात करें और इंडिपेंडेंट ज़राए अबलाग की बात करें, अगर वो कुछ लिखें पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के हवाले से, फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा? देखें, कई ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जिसमें जो कि मजाक बन जाता है, और वो मैं तो कम से कम रिस्पॉन्ड करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़बर आ गई कि जी MNAs फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल, फ्री गाड़ी। MNA की तनख्वाह तकरीबन टैक्स कटने के बाद 1,60,000 रुपये। MNA को पार्लियामेंट लॉज मिलता है जिसकी वो किराया देता है। इसी तनख्वाह में से देता है वो? इसी तनख्वाह में से। बहुत कम नहीं है वैसे? जो है वो मैं बता रहा हूँ, सेक्शन अफसर की शायद ज़्यादा होगी ग्रेड 16-17 की शायद ज़्यादा होगी। वो पार्लियामेंट लॉज का किराया देता है, वो बिजली का बिल देता है, वो गैस का बिल देता है, वो अपने ड्राइवर की तनख्वाह देता है, अगर वो कुक लेके आता है या हेल्पर लेके आता है वो उसकी तनख्वाह देता है, उसको ठहराता है, अगर उसके पास मेहमान आते हैं वो उसको खाना खिलाता है। फिर लोग अपना ही मजाक उड़वाते हैं कि जी 1 रुपए की रोटी, 5 रुपए का टिक्का, 10 रुपए की मछली। आप जाते हुए ज़रा देख लीजिएगा कि हम जाते हुए लगाएंगे चक्कर कैफेटेरिया का। हम एडवर्टाइज करते हैं। सही है, टेंडर होता है बाकायदा। एडवर्टाइज करने के बाद टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद फैसिलिटी हमारी होती है, और यहाँ रेट उनकी मर्जी का होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते सब्सिडाइज करें। अगर सब्सिडाइज करेंगे, जो लोग ऐसी बात करते हैं, तो नेशनल असेंबली के बजट में रिफ्लेक्ट होगा ना कि हम MNAs को सब्सिडाइज करें। वो किधर है? यहाँ तक कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ की कैंटीन है, जो लो स्टाफ की भी, वो भी सब्सिडाइज नहीं है। वो भी वो लोग आपस में बैठते हैं, वो टेंडर करते हैं, टेंडर करके जो आता है वो अपना रेट चार्ज करता है। सो ये परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की जाती है ना कि बिजली फ्री, गैस फ्री, 1 रुपए की रोटी, 5 रुपए का चिकन टिक्का, और यानी कि अगर मैं आपकी बात सही समझ सकी हूँ तो MNAs भी सारे जो हैं वो दे आर जस्ट वन अमंग्स द अदर्स। बिल्कुल। MNA जो है ना, वो मैं बलूचिस्तान की आप पूछ लीजिएगा, कंपैरिजन कर लिया, उनकी क्या सैलरी है, सिंध की क्या है, पंजाब की क्या है, यहाँ की क्या, और नेशनल असेंबली की क्या है। ये कंपैरिजन करके ज़रूर देखिएगा। और वहाँ भी किसी को कोई फ्री बिजली नहीं मिलती, फ्री गैस नहीं मिलती, फ्री गाड़ी नहीं मिलती, कोई ऐसा सच प्रिविलेजेस फ्री में कुछ नहीं है। सही है ना, नो फ्री लंचेस जी। लेकिन ये कि और कैंटीन भी जो है ना, उसका जाके तस्वीर भी खींचिएगा, उसका जो हम आज ट्विटर पे पोस्ट लगाएंगे। आप लोग छापा मारें ना जी। हम छापा मारेंगे, हम चक्कर लगाएंगे कि भाई यहाँ पर पार्लियामेंट का नेशनल असेंबली का जो कैफेटेरिया है। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं हम इनको, मुझे कई दफ़ा कहते हैं रिस्पॉन्ड करें, मैं कहता क्यों रिस्पॉन्ड करें?
अगर वो इस ख्वाबी दुनिया में हैं, खुद से चीज़ें बना के ये कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्व्स। हाँ, एक रुपए की रोटी तो मतलब इट इज जस्ट एब्सर्ड। हम नाजरीन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे अयाज सादिक साहब, हम ब्रेक के बाद आपकी तरफ दोबारा आते हैं। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, और इनसे हमारी गुफ्तगू चल रही थी पार्लियामान के प्रिविलेजेस, जो कि हमें बाहर से बैठकर लगता है कि शायद बहुत प्रिविलेजेस हैं, लेकिन एक एमएनए जो हमारी ब्रेक से पहले बात हुई उसको मैं सम अप अगर नाजरीन के लिए कर दूं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, कि पार्लियामान के जितने भी मेंबरान हैं उनकी 1,60,000 तनख्वाह है और वो सारा कुछ अपनी जेब से मैनेज करते हैं, उनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जा रही। तो अब आगे बढ़ते हैं सरदार साहब, अगर हम पार्लियामान की वर्किंग के हवाले से बात करें तो हालिया वक्तों का जो सबसे, अगर हम कहें कि सबसे टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट रहा है तो वो मखसूस नशिस्तों वाली कानून साजी रही है। उसके हवाले से अगर हम आपसे जानना चाहें कि क्या ये पीटीआई को या किसी एक जमात को मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से रुकावट नहीं बन जाएगी? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट इस तरह पास नहीं करूँगा कि फॉर और अगेंस्ट। सही है, बट यहाँ जो बहस चली, वो बहस जो हुई, जो डिस्कशंस हुई, उसमें ये हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है और कॉन्स्टिट्यूशन की में जो कानून पास होता है उसको इंटरप्रेट करते हैं जुडिशरी करती है। इनका ये कहना था, जो प्राइवेट मेंबर्स थे, कि यहाँ जब इलेक्शन नोटिफाई हो जाता है तो उसके बाद हर एमएनए के पास 3 दिन का वक्त होता है टू जॉइन अ पार्टी, किसी जमात को ज्वाइन कर ले। तो उनका ये कहना था कि अगर 3 दिन में उनको ज्वाइन करना होता है तो फिर ये 15 दिन का टाइम इनको क्यों दिया जा रहा है। और इस तरह की मुख्तलिफ उन्होंने चीज़ें कहीं कि एक अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो वो जिस तरह हमारे पास है कि कौन किस पार्टी में है, हमें लिख के इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया हुआ है कि जी वो आज एक पार्टी ज्वाइन करे और कल वो कहे कि नहीं अब मैं ये छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, उनको इजाज़त मिल जाए करने की, तो फिर वो फ्लोर क्रॉसिंग में भी आ जाता है। फिर वो तो ये बहस हो रही थी और उधर से बहस हो रही थी कि जी ये इनको चेंज करने, इनको रोकने के लिए किया जा रहा है। सो अब ये जो चीज़ है वो कानून पास हुआ, पास होकर सेनेट से पास हुआ, प्रेसिडेंट ने असेंट भी दे दिया उसका। अब आगे देखें क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि इसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन होनी है, नहीं होनी, क्या यहाँ मेंबर सारे मेजॉरिटी ये एक्सेप्ट करती है या नहीं करती वो डिसीजन, उसके ऊपर फर्दर क्या होगा, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा और पार्लियामेंट का क्या रोल होगा। देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं और इन्होंने अपना अपना रोल प्ले करना है। और ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट जो मेन बात ये कहते थे, सुप्रीम कोर्ट जो कानून को वो कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, मगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। दिस इज ऐसा ही है, वो पार्लियामान का काम है, कॉन्स्टिट्यूशन, आईनी तरमीम, ये जो एक बहस चली हुई थी जिसमें पास हुआ, तो लेट अस सी विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे क्या फैसला होता है। सही है, लेकिन अगर हम सियासी मुबस्सिरीन की बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो शॉर्ट ऑर्डर आया हुआ है और उसका तफसीली फ़ैसला अभी आना है, और उस तफसीली फ़ैसले से पहले अगर ये कानून साजी हो जाती है और जो कि हो गई और माजी से इसका इतलाक़ होता है, एक तो ये माजी से इतलाक़ होने वाली बात जो है ये लोगों को समझ में नहीं आ रही कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट में भी तो माजी से किया, माजी से किया, तो पार्लियामेंट नहीं कर सकती माजी से, अगर सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है या पार्लियामेंट के पास? ये क्वेश्चंस रेज हो रहे थे वहाँ। बिल्कुल, ये अच्छा लॉजिकल पॉइंट है, वैसे वैलिड क्वेश्चन है ये, अब इसका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन अच्छा, फिर मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले वक्तों में जो हमें लग रहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे और सितंबर के महीने में गालिबन वो हल्फ भी उठा लेंगे, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला किसी की चॉइस नहीं है कि इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, इट इज़ अ डिसीजन एंड यू हैव टू फॉलो इट। इज़ अ वेरी ऑनरेबल जज और बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बट वो उनका व्यू जो है, उनका जो डिसीजन है, वो पार्लियामेंट अपना डिसीजन करेगी, वो अपना डिसीजन करेंगे। अब क्या होता है ये तो मैं
बीइंग इन द स्पीकर्स चेयर मैं इस पर कम कमेंट करूं तो बेहतर सही है। है। अगर मैं स्पीकर ना होता तो मैं फिर डिटेल कमेंट करता। ठीक है, क्या आईनी इदारों के दरमियान डायलॉग होना आपको लगता है कि इस टेंशन को डिफ्यूज़ कर देगा, इस माहौल को बनने नहीं देगा जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि शायद आगे जाके सियासत मतलब पार्लियामान का और अदलिया का तनाव नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि हो, इसलिए कि आइसोलेशन में तो कोई भी काम नहीं कर सकता। क्या पार्लियामेंट आइसोलेशन में काम कर सकती है? क्या गवर्नमेंट आइसोलेशन में काम कर सकती है? क्या जुडिशरी आइसोलेशन में काम कर, क्या अफवाज पाकिस्तान आइसोलेशन में काम कर सकती है? क्या हर इदारा आइसोलेशन में तो कोई काम नहीं कर सकता ना। हम एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो ये बातचीत हो के चीज़ें रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ये जो शॉर्ट ऑर्डर भी आया ना, फिर उसके बाद जो अपील हुई और वो अपील का टाइम लंबा दे दिया गया ना, हो सकता है कि ये इसने भी प्रॉम्प्ट किया हो कि इस लेजिस्लेशन के लिए, ये भी एक वजह हो सकती है। सो वेरियस वजह मैं ना कमेंट करूंगा, ना मैं उतनी डिटेल में गया ठीक है कि जी गवर्नमेंट या मेंबरान की साइड से क्या हुआ, बट मेजॉरिटी ने एक बिल पास किया है, तो वो मेजॉरिटी रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ठीक है, आपका मानना ये है कि डायलॉग होना चाहिए डायलॉग और वो तो जरूर टेंशन्स को होना डिफ्यूज़ करने में मददगार साबित होता है। अब और एक और मेरा ख्याल है ये एक दफ्तर है स्पीकर का, जो ये अपने आप को हर वक्त नेक काम के लिए हाजिर करेंगे। अच्छा, अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग, इसी से मैं आपको लेके जाऊंगी, एक और डायलॉग की भी बड़ी बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, या हम कहीं अपोजिशन की जमातें और हुकूमत के दरमियान डायलॉग का, अब वो डायलॉग इनिशिएट हो नहीं रहा कहीं से। एक जमात कहती थी पहले कि हम तो सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर अपने स्टांस से बैक ट्रैक किया और उन्होंने महमूद चगजई साहब को नॉमिनेट किया कि हमारी तरफ से सियासतदानों से बात ये करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की तरफ आएँ तो हुकूमत पहले कहती रही कि मुसद्दिक मलिक साहब और राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि आप आएँ हमसे बात करें, और आप सियासतदान हैं, हम भी सियासतदान हैं, हम आपको सियासतदान के तौर पर ओन करते हैं, आप आएँ हमसे बात करें। लेकिन साथ ही फिर वो पाबंदी वाला मामला आ जाता है कि भाई पार्टी को बैन करें, पार्टी पर पाबंदी लगाएं। वो भी वज़ीर हैं और दूसरी तरफ मुसद्दिक मलिक साहब भी वज़ीर हैं जो दावत देते हैं कि आप आएँ और बात करें। तो अब इसमें संजीदगी गवर्नमेंट की कितनी हद तक आपको लगता है कि होनी चाहिए, या कितना आपको लगता है कि जिम्मेदारी गवर्नमेंट की साइड पर होगी इस मामले को इनिशिएट करने में कि बात होनी चाहिए यहाँ पर भी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी रिपीटेडली कहा है कि आए बैठे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बट मेरे पास 4-5 अपोजिशन के मेंबरान आए थे। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि हमें इजाज़त मिल गई है डायलॉग की। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 2-3 दिन के बाद आप फिर ऑफिशियली आइएगा, तब तक ज़रा देखते हैं हालात। अगले दिन ही फिर स्टेटमेंट आ गई थी कि जी हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे, तो वो बात आगे चली नहीं। उनके लीडर अच्छा। की कोई कोर्ट में आ गई थी कि जी हम गवर्नमेंट से बात नहीं करेंगे। और ये कितना अर्सा पहले की बात है कि उनकी साइड से लोग आए थे आपके पास? आई थिंक महीने पुरानी बात है। अच्छा, मतलब रीसेंट टाइम्स में फिर के वो आए और हम बात करना चाहते हैं कि हम इंशाल्लाह आपके पास आएंगे, ऑफिशियली हम आएंगे। मैं अनऑफिशियली आपको बता रहे हैं कि हमें कहा गया है कि आप डायलॉग कर लें। तो मेरा भी यही था कि अच्छा दो दिन के बाद इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या होता है। बिकॉज बोथ साइड्स पुट देयर ट्रस्ट इन यू एक तरह से। मेरी कोशिश तो होती है कि किसी को डिसअपॉइंट ना करूं, क्योंकि एक तरफ अगर मुझे आसान बनाने देंगे आप हमारे नाजरीन के लिए, तो एक तरफ आप मियां नवाज शरीफ साहब और उस पार्टी के तो ज़ाहिर है मेंबर करीब हैं, और दूसरी तरफ आप एक चिसोनियन भी हैं, तो जो उनका लीडर है उनके साथ भी आपका एक वो स्कूल फेलोज़ वाला रिश्ता तो है। तो वो भी प्रॉबली, मुझे इसलिए ये लग रहा है कि उनके लोग आपके पास आए कि उनका भी आप में ट्रस्ट ज़्यादा है। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो मेरा रिस्पेक्ट का रिश्ता ये 23-24 साल की सियासत में बना है मेंबरान के साथ, वो मेरा ख्याल है उसकी वजह से वो आते हैं मेरे पास, या जो करते हैं हमारे कुलीग हैं सारे, ये एक दोस्त हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मेरे ऊपर ये वक्ती जिम्मेदारी स्पीकर की है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज अपोजिशन का आप पर एतमाद है, क्योंकि ज़ाहिर है बज़ाहिर तो यही लग रहा है अगर वो आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम लेके। वो बता सकते हैं, बट मेरा एक रिस्पेक्ट का रिश्ता ज़रूर है, सबके साथ रिस्पेक्ट का रिश्ता है, बिकॉज मैं उनको एज अ मेंबर नेशनल असेंबली ट्रीट करता हूँ, जो मैं भी हूँ। मुझे वक्ती तौर पे ये जिम्मेदारी दी गई, और ये जब ये नहीं होगी तो मैं भी उनकी तरह एक MNA होऊंगा, या मैं एक आम सिविलियन होऊंगा, और MNA भी एक आम सिविलियन ही होता है। बिल्कुल। बट जो एक रिस्पेक्ट के रिश्ते होते हैं कि कहीं मिलें तो एक दूसरे से सलाम दुआ कलाम करें रिस्पेक्ट के साथ, वो मेरा ख्याल है
मैं रखना चाहता हूँ, रखूँगा भी। और उसमें मेरा ख्याल है बुराई भी नहीं, और यही हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का भी यही हुक्म था कि इखलाक अपना तो ठीक रखो। बिल्कुल, हमारा मुल्क डायलॉग पे बना। हमारे कायद, तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पे बैठ के ज़्यादा जिम्मेदारी, बट अदरवाइज भी अगर कोई मुझे मिलता है, मैं इंतज़ार तो नहीं करता कि वो मुझे सलाम करे, चाहे छोटा भी हो उम्र में, मैं भी सलाम पहले कर सकता हूँ, और मैं करता भी हूँ। तो इसलिए वो शायद उसकी वजह से शायद थोड़ा बहुत ट्रस्ट है उनका। सही है। अच्छा, अब दूसरी साइड वाले शर्तें भी रख रहे होते हैं कि भाई हमारा मैंडेट माने, फिर हम बात करेंगे, या हमारे लीडर को जेल से बाहर निकालें फिर हम बात करेंगे, या हमारे जो दीगर लीडरान गिरफ्तार हैं, आजकल इम्तियाज़ चौधरी साहब की बड़ी बात हो रही है, फिर हम बात करेंगे। तो क्या आपके ऑफिस से एक प्रोएक्टिव रोल आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि प्ले हो सके, या शायद उसका इम्कान हो कि दोनों साइड्स को एक मेज़ पे ला के बिठाएं कि भाई लेट्स जस्ट टॉक इट आउट? आई एम नॉट गवर्नमेंट एंड आई एम नॉट ऑपोजिशन। जी जी। मैं रोल, मुझे जब अगर अप्रोच किया गया, जिम्मेदारी दी गई, तो मैं बिल्कुल उसमें प्ले कर सकता हूँ, और मैं करूँगा भी। मगर जब तक जिम्मेदारी मुझे नहीं दी जाती, मुझे कहा नहीं जाता, तो मैं बिला वजह तो छलांग नहीं लगाऊंगा कि नहीं मैं आपका कराता हूँ। वो अगर कोई करना ही ना चाहे तो वो मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए। बिल्कुल सही है। बट अगर ज़रूरत पड़ी, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन में है, चाहे किसी और इंस्टीट्यूशन में है, मुझे अगर कहा जाएगा तो आई विल डेफिनेटली प्ले दिस रोल। सही है। और इसमें बरकत भी होती है एक दूसरे के साथ बैठ के। और देखें, कंडीशंस रख के तो कोई डायलॉग नहीं होता। जब एक दफ़ा बैठते हैं तो फिर कंडीशंस होती हैं कि जी हमारे ख्याल में ये होना चाहिए, दूसरी कहती है हमें एक्सेप्टेबल है, वो कहते हैं नहीं एक्सेप्टेबल। दिस इज़ हाउ थिंग्स गो। अगर कहेंगे जी नहीं बस पहले ये कंडीशंस माने, तो कंडीशनल डायलॉग तो कभी भी कामयाब नहीं हुए। बिल्कुल, सारे सफ़ेद सफ़े को लेकर अपने साथ बैठें और फिर उस पर लिखना शुरू करेंगे कि जी ये हुआ गलत, इसको ठीक करें, तो वो साथ साथ चलते हैं। सही है। और ब्रेक पे जाने से पहले फाइनली, बतौर सियासतदान, क्या आप समझते हैं कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना ठीक है, या उससे मसले हल हो जाएंगे? देखें, हर एक ने अपना जवाब खुद देना है। मैं किसी का जवाब नहीं दे सकता, और हमारा किरदार और हमारे जो तौर तरीके हैं ना, वही डिटर्मिन करते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक होना चाहिए। जब आप जाते हैं, अदालत में भी जाते हैं, तो आपके तौर तरीक़ों के ऊपर ही फ़ैसला होता है ना। तो ये फ़ैसला जो है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट फ़ैसला है कि किसी को हम पाबंदी लगाएं या ना लगाएं। ये फ़ैसले वक्त के साथ होते हैं, बट बर्दाश्त के साथ हों तो बेहतर हैं, सोच समझ के साथ हों तो बेहतर हैं। जो भी फ़ैसला, और जिसकी जितनी सज़ा होती है उतनी उसको, जितना उसका जुर्म होता है उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है। यही अदालत करती है, यही तकाज़ा भी है, हालात का भी तकाज़ा यही होता है। और ये बात प्रीमेच्योरली नहीं लगता आपको कि हो गई तारड़ साहब की तरफ से? क्योंकि बाद में डार साहब ने तो कहा कि अभी हमने इस पर मुशावरत करनी है, फैसला अभी नहीं हुआ। जो मुझे पता चला है कि वो, देखिए हर इंडिविजुअल का एक अलहदा होता है। पॉलिटिकल आदमी जो होता है वो हल्के में जाता है तो मीडिया आ जाता है, और मीडिया आता है तो वो पूछते हैं तो वो कमेंट कर देते हैं। हर एक की अपनी राय होती है, हर एक की अपनी ओपिनियन होती है। तो ये तो जब गवर्नमेंट फैसला करेगी, फिर वो एलाइज को भी साथ लेगी, और किस चीज़ पे क्या फ़ैसला करते हैं, आइसोलेशन में तो कुछ भी नहीं होता। सही है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से नाजरीन, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पूछेंगे कि फजलुर रहमान साहब नाराज़ क्यों हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से? क्यों ऐसा लग रहा है, तासुर ऐसा जा रहा है कि फजलुर रहमान साहब नाराज़ हैं? हालांकि बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज जो हैं वो रहे हैं माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात। लेकिन एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपने अगले सवाल का ऐलान किया था, और वो ऐलान बहुत सारे लोगों के जहनों में उभरता हुआ सवाल भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, सरदार याद सादिक साहब क्यों नाराज़ हैं, या क्यों ये एक इख्तिलाफ नज़र आता है? क्योंकि उनके साथ तो PDM की गवर्नमेंट भी बनी, और अब मौलाना साहब बिल्कुल एक नाराज़गी माइल मूड में नज़र आ रहे हैं। मौलाना साहब का बहुत अच्छा ताल्लुक़ है हमारे
कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से, शहबाज साहब से, जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, सबसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है मेरा। तो ख़ास तौर से मेरे तो भाइयों की तरह हैं। हम उनको हज़रत साहब भी कहते हैं, हम उनको पीर साहब भी कहते हैं, हम उनको भाई भी कहते हैं, और उनके भाइयों से भी हमारा ताल्लुक़ है। उनके बेटे जो हैं, हमारे कुलीग जो थे असद महमूद जी, मैं कह रहा था कि आपका 3 लोगों का वाला रोल है यहाँ पे। अच्छा, वो कौन सा? एक, वो पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर थे पिछली गवर्नमेंट में। दूसरा, वो मेरे भतीजे हैं चूँकि मौलाना साहब के वो साहबजादे हैं। और तीसरा, वो मेरे दोस्त हैं, बिकॉज हम जब कुलीग्स बन जाएं तो फिर दोस्त बन जाते हैं, तो हम बेशुमार बातें करते थे। तो हमारे तो उनके साथ मल्टीपल रिश्ते हैं, और यही मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, हमारे सीनियर लीडर्स हैं, या जमात इस्लामी ये हैं, पीपल्स पार्टी हैं, उनका भी यही है। खुर्शीद शाह साहब की बड़ी दोस्ती है, नवीद कमर साहब की बड़ी दोस्ती है, जरदारी साहब की बहुत दोस्ती है, बिलावल साहब का एक बड़ा ताल्लुक़ है। सो मौलाना साहब के साथ हमारा ना टूटने वाला रिश्ता है सबका। सही है। चाहे वो जरदारी साहब से जितना मर्जी नाराज़ हो, जितनी देर के लिए, मगर जरदारी साहब भी मना लेंगे और मौलाना साहब भी मान जाएंगे। तो मैं तो यही दुआ करता हूँ। मैंने उस दिन बताया मौलाना साहब को, मैं कहा मौलाना साहब मेरी ये गर्दन ज़रा सी यहाँ थोड़ी सी ना ये है, मुझे डॉक्टर ने कहा सीधे देखो स्ट्रेन हुआ है। तो कहते हैं दम कर दो। मैं कहा ज़रूर करें। तो कहने लगे अच्छा वो गर्दन इधर, तो तुम मेरी तरफ जो देखते नहीं वो गर्दन की वजह से। मैंने कहा नहीं, तो हम लाइट टॉक कर रहे हैं। अभी उस दिन उनके साथ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, जो इमाम आए थे मस्जिद नबवी के, हाँ, बिल्कुल, वो उनके साथ ही हमने की। उन्होंने बुलाया तो काफ़ी लोगों का था, मगर गए उनके 2 दोस्त ही थे, एक चेयरमैन सेनेट और एक मैं। बाकी जो मैं नाम नहीं बताऊंगा किस किस को बुलाया था, और तो कोई नहीं गया था। तो एक पीपल्स पार्टी से था, एक मुस्लिम लीग नून का, हम मेंबर तो है ना अपनी पार्टी बिल्कुल, के बिल्कुल। तो एक पीपल्स पार्टी से था, एक मुस्लिम लीग। तो मौलाना साहब ने दोस्तों के बुलाया था ना, जो नहीं आए थे वो पता नहीं, अब मैं उनसे पूछूंगा किसी वक्त के वो उनके दोस्त थे नहीं, मुझे पता है कौन कौन किस किस ने आना था, किसको उन्होंने दावत दी थी। अच्छा, सही है। अच्छा, आपको लगता है कि मौलाना साहब आने वाले वक्तों में अपोजिशन इत्तेहाद की सदारत करेंगे, मान जाएंगे, और इमरान खान साहब की जो भी रैली होगी, जब भी वो निकलेगी, उसकी सदारत में हमें मौलाना साहब नजर आएंगे वहाँ पर कहीं? ये पॉलिटिकल सवाल हो गया, बट मैं ये बता दूं कि मौलाना साहब कोई ऐसा आप ये मुझे बताइए, क्या मौलाना साहब ने कोई पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दी है कभी इस सारे पीरियड में? नहीं दी ना। तो लड़ाई तो हमसे है ही नहीं। तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे। उनकी लड़ाई फिर एक मतलब आपकी बात का मैं इस तरह से भी ले सकती हूँ कि उनकी लड़ाई फिर किसी और से है, आपसे नहीं है? नहीं, उनकी लड़ाई किसी और से भी नहीं है। अच्छा। उनकी इस वक्त सोच है, और वो डिसाइसिव मोड में, मेरा ख्याल है वो जितना मैंने भी दम दरूद करके उनके ऊपर फूका है, तो वो और 15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में कोई अच्छा फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा, और अब मुझे माइंड में याद आया कि इख्तिलाफात और लड़ाइयों से याद आया कि हम पीटीआई में तो बहुत देखा है कि अंदर उनकी लड़ाइयाँ, इन फाइटिंग बहुत उधर चल रही है, लेकिन हमने रिसेंट टाइम्स में पीएमएलएन में भी बड़ा देखा है कि लोग नाराज़ हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, आसिफ किरमानी, ये सारे वो लोग थे जो पीएमएलएन के पुराने, मतलब जिसको हम कहेंगे कि वो साथी के जो मियाँ साहब के साथ जुड़े रहे डिस्पाइट ऑल ऑड्स, मतलब मुश्किल वक्त में भी गुजारा साथ उनके। अब किस बात पे ये इतनी इन फाइटिंग हमें नून लीग में क्यों नज़र आई? मुझे मुस्लिम लीग नून ने 2002 में टिकट दी, 2008 में टिकट दी, 13 में दी, 15 में दी, 18 में दी और 24 में दी। मुझे 6 दफ़ा टिकट दी। मुझे 1 दफ़ा वज़ीर बनाया, मुझे 3 दफ़ा स्पीकर बनाया। और अब मैं कहूँ कि जी मैं तो आपसे नाराज़ हूँ, इतना कुछ लेने के बाद तो मुझे ज़ेब देता है। या तो मैं उस वक्त बोलता, या मैं उस वक्त बात करता, तो मुझे तो नहीं ज़ेब देता। मुझे तो अगर 1 दफ़ा भी उन्होंने टिकट दी होती तो मैं पार्टी के ख़िलाफ़ ना बोलता। एक तो पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो एक साथ है अपनी लीडरशिप के साथ, जो जब तक जिंदा है तब तक चलेगा। मगर इतना नवाजे जाने के बाद छोड़ने का मकसद तो वो खुद ही बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जब
खुद जाहिर है 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद नवाज शरीफ साहब ऐसे दिल बर्दाश्ता हुए थे 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद? नवाज शरीफ साहब ने इन लोगों के बारे में कभी कोई नेगेटिव बात नहीं की, बंद उसमें भी। वो कहते हैं बड़ा अच्छा वक्त पुराना साथ गुजरा क्योंकि है। जो मैं पूछना चाह रही थी वो ये था कि ऐसा तो नहीं है कि मियाँ साहब के साथ, बड़े मियाँ साहब के साथ इनकी ज़्यादा वाबस्तगी और ज़्यादा क्लोज एक रिलेशनशिप रहा और शहबाज शरीफ साहब के साथ इनकी वो इक्वेशन डेवलप नहीं हो सकी जिसकी वजह से ये साइड पे नहीं, हो गए या खुद ही चले गए? शहबाज शरीफ साहब भी तो नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस से चलते हैं ना, वो भी तो अपने कायद की लीडरशिप में ही चलते हैं ना, मशवरा करते हैं, रेगुलर मशवरा करते हैं। बट मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, मुझे भी अगर 2 या 3 दफ़ा टिकट मिली होती और मैं कुछ भी ना बनाया होता, मैंने तो कहा ना मुझे 5-6 दफ़ा टिकट मिली, मुझे वज़ीर भी बनाया, मुझे 3 दफ़ा स्पीकर बनाया, तो उसके बाद मैं छोड़ूं, 1 दफ़ा भी स्पीकर बनाया, 1 दफ़ा भी वज़ीर बनाया, तो मेरा छोड़ना ज़ेब देता है, सियासत छोड़ना ज़ेब देता है, मगर जमात को छोड़ना नहीं ज़ेब देता। अगर उस वक्त फिर नहीं एक्सेप्ट करनी थी, टिकट भी नहीं मांगनी थी, आज़ाद लड़ लेते, उस वक्त नहीं बनना था वज़ीर, या उस वक्त नहीं वज़ीर आज़म बनना था, या नहीं स्पीकर बनना था। तो आप ये देखें ना कि दूसरी साइड से क्या हुआ और फिर इधर से क्या हुआ। सही है। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि बड़े मियाँ साहब आजकल कहाँ हैं और वो इतने खामोश क्यों हैं? नहीं, हमारी मीटिंग है, इंशाल्लाह होती रहती हैं, और 15 तारीख को है मीटिंग। मतलब कोई बयान, कोई ट्वीट, कुछ नहीं उनकी तरफ से? अरशद नदीम की उनकी आखिरी ट्वीट मैंने देखी थी, मियाँ साहब ने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी, सियासी नौयत की, सियासी नौयत की। नहीं, वो बातचीत करते रहते हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी करते रहते हैं। हर मीटिंग तो ओपन नहीं होती, कई हमारी वैसी मीटिंग्स होती हैं। अब इंशाल्लाह 15 तारीख को फिर मीटिंग है ऑन वेरियस इश्यूज। ऐसा तो नहीं है कि चूंकि 2 अलग अलग बयानियाँ हमें बड़े वाज़े तौर पर नून लीग में नज़र आए, एक वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था जो कि एक मज़ाहमती पॉलिसी थी बड़े मियाँ साहब की, और दूसरी तरफ फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी हमें नज़र आई शहबाज शरीफ साहब की। तो ऐसा तो नहीं था कि जब उन्होंने ये देखा कि जो भी हुआ वो एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी के तहत हुआ और अब भी वही इस पॉलिसी चल रही है, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गए या साइड पे हो गए कि मैं इसमें नहीं बोलूँगा? मेरा ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम कथारसिस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। और मैं ये बता दूं कि ये जो कायदे मोहतरम सुनते हैं, हम अगर उनकी चीज़ से डिसएग्री करें, पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं, फैसला फाइनल उनका ही होता है, पूरी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो डिस्कस करें, डिसएग्री करें और उसके बाद फैसला किया जाए। ये नहीं है कि वो कह देते हैं बस ये हो गया तो ये हो गया, इस तरह नहीं वो करते। सुनते हैं, मशावरत करते हैं और बहुत तसल्ली से सुनते हैं। नाराज तो नहीं है? नहीं, नाराज नहीं होते। उदास भी नहीं है? हम उदास हैं। अच्छा, वो जाहिर है, वही मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि हम उदास हैं, जितनी मुलाकातें होती थी उतनी नहीं हो रही, तो हम उदास हैं। सही है। लास्ट क्वेश्चन सरदार सादिक साहब, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड इदारों के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, सियासी जमातों के लिए, पार्लियामान के लिए वे फॉरवर्ड? देखें, हमारी कुछ चैलेंजेस हैं। हमारा चैलेंज इकॉनमी का है, हमारा चैलेंज एनर्जी का है, पेट्रोलियम एंड पावर का, हमारा चैलेंज टेररिज्म का है। अब मैं ये नहीं जाऊंगा कि टेररिज्म किसने क्या किया 2002 में जिसकी वजह से ये वापस क्रॉप अप किया, जिस पे 2 ऑपरेशन हुए। मैं ये भी नहीं जाऊंगा कि हम इकॉनमी में क्या हुआ था, किस स्टेज पे छोड़ा था, क्या हुआ। अगर हम सारे सब मिल के हम लड़ाई करें, आप पॉलिटिकल लड़ाई कीजिए, आप बहस कीजिए, आप पॉइंट स्कोरिंग करें, इकॉनमी, टेररिज्म, पावर, पेट्रोलियम, इनके ऊपर कंसंट्रेट करें और सब यूनाइटेड हो जाएं डिसीजन लेने में और यूनिटी के साथ डिसीजन लेने को चार्टर साइन कर लें, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए स्काई इज द लिमिट। पाकिस्तान वो बुलंदियों पे जा सकता है। अब आप ये देखें, अमेरिका में रिसेशन की बातें हो रही हैं, यूके में एनर्जी बिल्स, यूरोप, हर जगह बहुत बुरे हालात हैं। ये नहीं कि अच्छे हैं, वो सस्टेन कर लेते हैं। लोग छोड़ छोड़ के दुबई जा रहे हैं, वो सस्टेन कर, जी हाँ, वो सस्टेन कर लेते हैं। मगर हम इतने फ्रेगमेंटेड हैं, इतने डिवाइडेड हैं कि हम ये नहीं कर सके। और देखें, मैं तो ये करूँगा फॉर अ ग्रेटर कॉज, पॉलिटिकल पार्टीज भी और ऑल स्टेट इंस्टीट्यूशन, जिसमें आई एम नॉट गोइंग टू लीव आउट एनी, सही है, एवरीवन शुड सिट टुगेदर एंड फॉर्मुलेट अ प्लान, जो कि पाकिस्तान प्लान जिसको कहना चाहिए, और ऑल दीज थिंग्स।
और ये 14 अगस्त है, ये शायद ये शुरुआत हो जाए, कोई पाकिस्तान प्लान बने जिसमें हम पाकिस्तान की बेहतरी के ऊपर, इनकी इश्यूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, हम पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए अपना रोल अदा करें, तो आई थिंक अल्लाह ताला बहुत बरकत डालेंगे। अब मुशावरत में तो वैसे ही बरकत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरदार रियाज सादिक साहब, स्पीकर नेशनल असेंबली। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और इन्होंने जितनी बातें की इन्होंने मेक श्योर किया कि ये एज ए स्पीकर बात करें और किसी सियासी जमात का साइड ना लें, और हमें वो इंसाइट्स भी इन्होंने दी कि इनके पास लोग आए बात करने के लिए, और फिर वो एक जो प्रोसेस था वो डिसरप्ट हो गया। लेकिन पाकिस्तान प्लान का जिक्र इन्होंने किया, जो कि 14 अगस्त के हवाले से स्पीकर साहब ने मेंशन किया कि हो सकता है कि ये 14 अगस्त वो डेट बने, वो तारीख बने कि पाकिस्तान के ये मसाइल हल होने के लिए एक प्रोसेस इनिशिएट हो। देखना यही है कि कितना हम इसमें कामयाब होंगे। कोशिश यही है कि सारी सियासी जमातें और सारे इदारे बैठें, आपस में बात करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलने का पाकिस्तान प्लान बनाएं। दिस इज़ व्हाट सरदार रियाज सादिक सेड। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ हमारा ये एपिसोड देखा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।